सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ेगा या नहीं। हुकूमत पर मुसलसल तनकीद हो रही थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही है। PIA की प्राइवेटाइजेशन हो गई है, मगर यहाँ से क्या मामलात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान एक लो ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता रहा है, जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाया है। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है। क्या आगे मामलात बेहतर हो सकते हैं? एक ऐसा पैनल हमारे साथ मौजूद है जो मईशत के हवाले से कमेंट्री भी करता है, मईशत को जानता भी है, समझता भी है। अकबर जैदी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, वली सहगल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव मेपल लीफ कैपिटल हमारे साथ मौजूद हैं, और अम्मार हबीब खान साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अकबर जी साहब, सबसे पहले आपसे, आपने एक आर्टिकल भी लिखा इन डिक्लाइन, जिसमें आपने बड़ी तफसील से बात की कि पाकिस्तान कैसे मुसलसल ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट में नीचे जाता रहा है। आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है 2.6% से, मगर मईशत उस हिसाब से तरक्की नहीं कर रही है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हर शोबे में पाकिस्तान में। आगे की भी कोई बहुत आप पर उम्मीद नहीं नज़र आए मुझे आर्टिकल में। हुकूमत दावेदार है कि हम स्टेबलाइजेशन लेकर आए हैं, कुछ रिजर्व्स हमने बिल्ड किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम 27वें IMF प्रोग्राम में ना जाएं, उस सब पर बात करेंगे। बट आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल, और ऐसी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अखबार में एक आर्टिकल लिखते हैं कि उसमें जगह महदूद होती है, ऐसे और भी आदाद शुमार थे जो बहुत सारे दिए जा सकते थे, जो इस चीज़ को एक्सपैंड करते, बताते कि कहाँ कहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी GDP के मेयार से कम होती जा रही है, वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये पिछले 15, 20, 30 साल का एक ट्रेंड है, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आपने भी बताया, आबादी 2.6% है, जबकि पिछले 3 साल में हमारी जो शरह नमू है, GDP ग्रोथ, वो 1.7% हुई है। तो आप खुद सोचें, आबादी तकरीबन दुगनी बढ़ रही है और हमारी मईशत गिर रही है। अच्छा, अब मसला आ जाता है कि एक तरह से आज हम जहाँ हम खड़े हैं सियासी तौर पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं हम, लेकिन मसला ये है कि हम पहले भी कई दफ़ा इतराज़ आ चुके हैं। हर 4-5 साल के बाद हमें सेम पेज की कहानी दी जाती है कि भाई मुख्तलिफ़ ताकतें, मुख्तलिफ़ इदारे एक साथ काम कर रहे हैं, चलें, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। आज भी हम ये सुन रहे हैं, तो ये कोई नई कहानी नहीं है ये, क्योंकि इसमें कोई ख़ास पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल नहीं है, सारी शामिल है, ठीक है। और ऐसी भी मार्शल लॉ भी शामिल है जो आया था मुशर्रफ के दौर से, कम से कम हम देखते आ रहे हैं। तो एक ज़वाल पजीर हमारी मईशत चली आ रही है। और आपने जो बात की ना, वो ज़्यादा अहम है कि चलें हम GDP एक साल 5% हो गया, लेकिन उसका जो असर जो है वो तरक्की पे नहीं हो रहा, ह्यूमन कैपिटल पे नहीं हो रहा। हमारे बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं जा रहे, 40% बच्चे अभी तक स्टंटेड हैं। आप खुद सोचें, हर शोबे में एक बहुत बड़ी खामी है। अच्छा, अब क्या बेहतर हो सकता है? हम तो हमेशा चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है, हम तनकीद ज़रूर करते हैं, सारे जो इक़्तिसादी माहिरीन होते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं आप 3-4 चीज़ों के बारे में सोचें। मुझे ये लगता है कि एक जो अब एक ये सियासी मसला पैदा हो गया, वो ये हो गया कि अगर इस हुकूमत को पता है कि 3 साल के बाद ये दोबारा आएंगे, ठीक है, अपोजिशन ख़त्म हो गई, आपने 64 साल के लिए उनको जेल भेज दिया, जिस तरह भी आपने जो भी इंतज़ाम किए, तो अब क्या ये काम करेंगे? क्या रिफॉर्म्स होंगे या नहीं होंगे? अब जहाँ अपोजिशन होती है ना, जहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा होता है कि भाई आप अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे लोग हमें वोट देंगे, या जो कोई भी तरीका है इस मुल्क में वो उस तरह की हुकूमत आएगी। अब तो कोई अपोजिशन नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ये मौका बहुत अच्छा है कि मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें एक साथ हैं और वो समझती हैं कि मुल्क को आगे लेके जाना है। और ये देखें, आप और मैं 20 साल से ये इस तरह की चीज़ें सुनते आए कि ये आखिरी प्रोग्राम है। नवाज शरीफ की पता नहीं कौन सी हुकूमत थी, उसमें भी मैंने कशकोल तोड़ दिया, नहीं जाएंगे। 24 प्रोग्राम हुए, 25वीं भी आएगा, 26वां भी आएगा, इसमें कोई रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे। असल में मसला ये है कि अगर हुकूमत चाहती और करती कि भाई अब हम अगले 2-3 साल में ये 4-5 चीज़ें करेंगे, कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, आप इसको भी आगाज़ के तौर पर देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये भी एक आगाज़ नहीं है? नहीं, एक इब्तदा है, आगाज़ या इब्तदा है कि ये कितने आगे जाती है, इसका क्या अमल होता है, कितना साफ़ होता है, शफाफ होता है। मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जाएगा, कम से कम ये। अब ये लोगों की छांटी होती है क्या हो, तो वो अलग मसाइल है, लेकिन PIA तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अभी ना होने के बराबर। जो मईशत के मसाइल हैं, PIA से ख़वातीन की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाएगी, स्टंटिंग कम नहीं हो जाएगी। हम जो है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे गिरते जा रहे हैं, अब PIA से बेहतर नहीं होगा। और आप और चीज़ें भी, स्टील मिल भी प्राइवेटाइज करते हैं, बेहतर नहीं होगा। इसके लिए आपको ज़रा और ठोस चीज़ें ना, ये अब बड़े खुश होंगे, कई महीने तक कहेंगे PIA प्राइवेटाइज होगी, लेकिन और क्या किया? तो ये शुरू करें, बेहतर काम करें, लेकिन नज़र नहीं आ रहा।
और वली सहगल साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर एक तरफ ये अदाद-ओ-शुमार हैं, ये मुआशी तरक्की है पिछले सालों की जो कि रिफ्लेक्ट होती है पाकिस्तान के, चाहे सोशल इंडिकेटर्स हों, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, उस तरफ। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस ने ग्रो भी किया है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी ओवरऑल नीचे जा रहा है, मगर कुछ बिजनेसेस ने अच्छा भी परफॉर्म किया। दो ग्रुप्स हैं, वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, दोनों की कंबाइंड बिड तकरीबन $1 बिलियन के आसपास है। आपका अपना ग्रुप एसेट मैनेजमेंट में भी है, हॉस्पिटल बिजनेस में भी है, आप रिसेंटली एक और सीमेंट प्लांट भी एक्वायर कर रहे हैं। तो मईशत ओवरऑल बेहतर हो रही है, सिर्फ चंद सरमायाकारों के लिए बेहतर हो रही है, कोई उम्मीद है, नहीं है? देखिए जी, मैं तो थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की माशी तरक्की की अब हम एक आगाज़ दोबारा से कर रहे हैं। कोई मुल्क जो है वो इतना सिवियर स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम करने के बाद फॉरेन ग्रोथ की तरफ थोड़ा टाइम लगता है और हमें थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे जो इश्यूज हैं वो सबको पता है, उस पर बहुत डिबेट हो चुकी हुई है और वो बेसिकली ज़्यादातर इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज हम रिफॉर्म प्रोग्राम जो है हम रिफॉर्म प्रोग्राम की तरफ शुरू होते हैं और फिर हम बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस हम उसको गिव अप कर देते हैं। मुशर्रफ साहब के टाइम पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें की, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें की और फिर हम चीज़ें गिव अप कर देते हैं। और फिर ऑब्वियसली जो पीटीआई के आखिरी साल में जो हुआ था वो तो एक शायद कभी भी पाकिस्तान की मईशत के साथ ये नहीं हो चुका जो उन्होंने किया था। अब हम एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू गुजर रहे हैं और हमें इसको कंटिन्यू रखना है। मेरा ख्याल है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है वो मैं उसको छोटी चीज़ नहीं समझता, मैं उसको बहुत बड़ी चीज़ समझता हूँ। बिकॉज आपका 20 साल से प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल डेड था और वो दोबारा रिवाइव हुआ है। और अगर आप पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन, लोग बार बार बात करते हैं के इलेक्ट्रिक की, अगर आप पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की हिस्ट्री देखें तो इट्स एक्चुअली एक्सीलेंट। जो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, जो सीमेंट सेक्टर में हुआ है, जो फर्टिलाइजर सेक्टर में हुआ है, जो टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम और जो उसको गवर्नमेंट ने उससे रेवेन्यूज गेन किए हैं, जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, इट्स एक्चुअली एक्सीलेंट। और मेरा ख्याल है पीआईए का भी जो एक बहुत क्रेडिबल ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिन्होंने पीआईए को टेक ओवर किया, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और आप देखेंगे कि जब डिस्कोस की बारी आएगी और सुई कंपनीज भी, उस दिन आपके ही प्रोग्राम पे मिनिस्टर साहब ने बात की है कि मैं सुई कंपनीज को भी करूंगा प्राइवेटाइज और मैं ज़राई तरक्याती बैंक को भी करूंगा। द कंपटीशन विल बी, मेरा ख्याल है कि लोगों की सोच से बड़ी कंपटीशन होगी इन एसेट्स के लिए। और हमने ये देखा है कि जब पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर आता है इन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, ओवरऑल इंप्रूवमेंट आती है। और ये देखें बहुत बड़ी फिस्कल स्पेस खोलेगी। तो ये जो बातें हैं ना सारी के हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लैग कर रही है बिकॉज वी हैव नॉट स्पेंट इनफ मनी ऑन एजुकेशन फॉर द लास्ट 60 years। दैट इज बिकॉज हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं होती। हमारी स्टंटिंग की भी इश्यूज इसीलिए हैं बिकॉज हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं होती लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। और जब तक वो तब तक नहीं पैदा होगी जब तक हम ये जो वाइट एलिफेंट्स हमने पाले हुए हैं और जो इनमें हम लॉसेस करते हैं हर साल, इनको हम पूरा नहीं करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस इज इंटर रिलेटेड। ये जो हम बार बार अपने हमसाए मुल्क की बात करते हैं कि जी इंडिया में ये हो गया, इंडिया में हो गया। इंडिया का ये जो आज आप उनके नंबर्स देख रहे हैं, दिस इज 30 years ऑफ रिफॉर्म ये 6 महीने, साल, 1.5 साल में नहीं होता। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हम रिफॉर्म प्रोग्राम्स अबैंडन करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ही ये है। हम आते हैं, 2 साल स्टेबलाइजेशन करते हैं, थोड़ी सी शोर मचना शुरू होता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में भी मच रहा है कि जी ग्रोथ नहीं आ रही, इंटरेस्ट रेट स्लैश कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बिकॉज वी आर नॉट पेशेंट। इंडिया ने एक पेशेंस से 30 साल लगा के बार बार सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने आके उन्हीं पॉलिसीज के एक तसलसल रहा है और इसलिए उनको जो उसके द फ्रूट्स ऑफ द लेबर आज मिलना शुरू हुए हैं। सो तसलसल बहुत जरूरी है। और ये जिस पाथ पे हम चल रहे हैं इस पे ये एक मुश्किल पाथ है। इसमें देयर इज पेन इन्वॉल्व्ड एंड लोगों को बहुत पेन हुई है पिछले 2 सालों में और ये पेन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। बट वी हैव टू कंटिन्यू। हमें इसका तसलसल जारी रखना पड़ेगा और फिर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा आज से 3, 4, 5, 10 सालों बाद। अमार, आप बताइएगा, आप भी मुतादिद दफ़ा लिख चुके हैं कि जो फिस्कल प्रॉब्लम है वो इवेंचुअली करंट अकाउंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है और पाकिस्तान उसी साइकिल में घूमता रहता है। आप इस बारे में भी लिख चुके हैं कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। नाउ मुतादिद दफ़ा आपसे हमारी भी बात हुई। आज हम जब बैठे हैं तो पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है।
आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है, या फिर जिस तरीके से मामला चल रहे हैं हम उसी साइकिल में घूम रहे हैं और दोबारा इसी साइकिल में फंसे हुए होंगे? देखें, हमेशा ये बात कहता हूँ, द बार इज सो लो इट्स अंडरग्राउंड। मतलब हमने देयर इज अ लॉट ऑफ कैचअप टू डू, पोटेंशियल बहुत है करने को, बट एज वलीद सेड के उसको जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और रिफॉर्म प्लान जो है उसको जो है ना छोड़ना नहीं पड़ेगा। वी हैव टू कंटिन्यू विद इट। जहाँ तक फिजिकल स्पेस की बात है, दैट इज़ अ मैसिव इशू और दैट कैन बी लार्जली लिंक टू ओवरऑल एनएफसी की जो स्ट्रक्चरिंग है वो किस तरह हो रही है कि अगर वट एवर द फेडरल कलेक्ट, जो भी फेडरल कलेक्ट करती है उसका 55% सूबों के पास चला जाता है और 45% सारा वो काम करना है। तो इसमें इसेंशली आप ये कह रहे हो कि हर साल कुछ भी होता रहे, टैक्स रेट बढ़ता ही रहेगा। जब तक ये स्ट्रक्चर रहेगा टैक्स आपका कम नहीं होगा, और जब तक टैक्स कम नहीं होगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, जो इनकम टैक्स है वो कम नहीं होगा, जो प्राइवेट इदारे हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो नई किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी करें। तो ये फिस्कल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे पहले ही हमारे यहाँ होता ही है कि फेडरल लेवल पे जो है हम एक कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी चला रहे होते हैं, प्रोविंस लेवल पे एक फ्री फंड होता है। हाउ इस चीज़ को रिजॉल्व करना है सबसे पहले। दूसरा ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जीडीपी जो हमारी उसका कॉम्पोजिशन देखें, 100% ऑफ आवर जीडीपी एसेंशियली कंजम्पशन। हम सारा इंपोर्ट करते हैं और जो कंजम्पशन है उसमें एक हद तक इंपोर्टेड कंजम्पशन होती है। जो भी हमारी ग्रोथ आती है कंजम्पशन के थ्रू आती है। कोई भी अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमी, उसमें कुछ जीडीपी का कॉम्पोजिशन देखेंगे तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का रेशो होता है। आप इकोनॉमी में जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट के मुराद है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करें, कुछ भी प्रोड्यूस करें, आटा प्रोड्यूस करें, दाल प्रोड्यूस करें, दाल तुम कनाडा से मंगवाते हैं, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप कुछ भी प्रोड्यूस करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि रियल स्टेट में आप पैसे डाल के भूल जाएं। सो यू नीड इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 12% पे हमारा पिछले कोई पता नहीं कितने 50 साल से अटका हुआ है। इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क को देख लें, वियतनाम, देयर एट 30% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। जब सरमायाकारी होगी, जब फैक्ट्री लगेगी, कुछ भी काम होगा, उससे नौकरियां जनरेट होंगी, उससे और टैक्स जनरेट होगा। तो टिल द टाइम जो कंजम्पशन टू जीडीपी का जो रेशो हमारा 100% पे है टोटल, ये कम नहीं होगा, इसको जो है आप इकॉनमी में कुछ भी नहीं कर सकते। स्लो एंड स्टेडी स्पेस पे चलती रहेगी, मगर जो हम ग्रोथ हमें चाहिए 5, 5.5, 6% वो नहीं आएगी। और ये उस वक्त तक नहीं आ सकती जब आपके टैक्स रिफॉर्म नहीं होंगे, और टैक्स रिफॉर्म उस वक्त तक नहीं आ सकते जब आपके फिस्कल रिफॉर्म नहीं होंगे। तो अगेन घूम फिर के हम फिस्कल पर ही आ जाते हैं। अभी हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल वलीद यहाँ पे ही रन अ नंबर ऑफ कंपनीज, जो भी इनके इदारे का एक प्रॉफिट होता है, इफेक्टिव टैक्स रेट वुड बी अराउंड 45 to 50%। प्राइवेट कैपिटल का अब 50% लेके वो पब्लिक कैपिटल में चला जाता है। अब पब्लिक में वो किस तरह स्पेंड होता है, उसका 55% जो सूबे के पास चला जाएगा, 45 फेडरल के पास रहेगा। वो प्राइवेट से आपके ये कह रहे हो कि आप पैसे लेके पब्लिक के थ्रू स्पेंड कर रहे हो, और पब्लिक के थ्रू स्पेंडिंग आपकी एक बहुत बेतहाशा इनएफिशिएंट है। तो अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करनी ही है तो देन यू हैव टू लुक एट द फ्लोज एज वेल, कि टैक्सेशन के फ्लो किस तरह काम कर रहे हैं। इज इट बेटर कि प्राइवेट इदारा ही आगे सरमायाकारी करे, या सरकार को हर चीज़ में जो है घुसना ज़रूरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, थोड़ा मैं लंबा ले रहा हूँ, वी नीड एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी। हमारी जो भी इंडस्ट्रियल बेस है, वी कैन नॉट एक्सपोर्ट एनीथिंग विद दिस बेस। एक मैं हमेशा बात कहता हूँ, जब भी को आप इफ़ यू बिकम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, योर इम्पोर्ट कॉम्पोनेंट इंक्रीजेस। जितना आप सोफिस्टिकेटेड एक्सपोर्ट्स करते हो उतनी ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट्स इंक्रीज होंगी। इम्पोर्ट्स इंक्रीज का मतलब है कि आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप अपनी इंडस्ट्रियल बेस सेंट्रल ऑफ द कंट्री में रखेंगे तो यू विल ऑलवेज बी एक्सपोर्ट अनकम्पेटिटिव। You need to develop the south region, you need to develop all of your coastal line for it to be actually an export oriented industrial base. You cannot have an industrial base in the north and expect it to be export competitive. तो I think ये बहुत critical structural चीज़ें हैं जो कि अगर फिक्स नहीं होंगी तो वो इसी तरह चलता रहेगा। जैसे 25 प्रोग्राम IMF के हो गए, 25 और हो जाएंगे and we will be talking about the same things. अकबर साहब, अब ये ज़ाहिर अब हुकूमत भी कह रही है कि हम कभी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल की बात करते थे, वो फेल हो गया, अब हमने एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ की तरफ जाना है, मगर एक्सपोर्ट्स तो ग्रो नहीं कर रही हैं। इंडस्ट्री कहती है कि जी हाई एनर्जी कॉस्ट है, हाई टैक्सेशन है, जिसका जिक्र भी किया जा रहा है, इसके साथ तो हम ना एक्सपैंड कर सकते हैं ना ही ग्रो कर सकते हैं, या हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है हम तो उसको भी नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है, क्योंकि जो साइकिल है बूम बस्ट का, उससे तो हम एक्सपोर्ट के जरिए निकल सकते हैं, रेमिटेंसेस पर हम ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, मगर वो कितना कर सकते हैं वो भी डिबेटेबल है कि उस पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो कोई आपको वहाँ पर कोई होप नज़र आती है?
इसमें हमारे ने बहुत अच्छी बातें की और काफ़ी अच्छी तरह समराइज़ किया। जो है एक्सपोर्ट लेड होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपके जो सरमायादार हैं, सरमायाकार हैं, वो मुल्क छोड़ के पैसा अपना बाहर लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हम श्रीलंका में, बांग्लादेश में, दुबई में वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस इतने बुरे नहीं हैं। मेरे ख्याल है जो इस वक्त जो सरमायादारी को और इन्वेस्टमेंट को ख़ास तौर पे इस वक्त सही कहा, 50 साल में इतनी कम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो नहीं हुआ। और जब पाकिस्तानी खुद नहीं इन्वेस्ट करते तो बाहर से कोई भी नहीं आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो उसी वक्त होगा जब कहेंगे यार लोकल इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये देखें, पीआईए को बेचना, प्राइवेटाइज करना इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। इधर से लेके उधर डालना है, उसके फ़ायदे हो सकते हैं फिजिकल स्पेस में, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हो सकता है बाद में हो। अब आप ये देखें कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उन पे आप इतना टैक्स लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही है, चलने दो। एक तो मेरा ख्याल ही है। दूसरे, आपके जो यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं नज़र आ रहा, कोई कोशिश नहीं नज़र आ रही। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वो है आईटी के एक्सपोर्ट्स। ये हैरत अंगेज़ बात है कि हम एक बिल्कुल कपास से और कॉटन से और टेक्सटाइल से और गारमेंट से अब एक नई जगह चले गए, जो बहुत अच्छा ट्रेंड है। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या हम ऐसे स्किल्स पैदा कर रहे हैं? आप यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें, वो अच्छा नहीं है। हाई टेक जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह, वो एक लेवल पे आके फंस गई हैं। तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से आएगी? खुद आईटी सेक्टर के लोग कहते हैं कि हमें अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। और अब देखें, अब एआई की तरफ जिस तरह दुनिया जा रही है, और अब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको नहीं चाहिए, अब आपको और किस्म के लोग चाहिए जो शायद हम स्किल्स नहीं दे पा रहे, तो वहाँ से भी हम पीछे जा रहे हैं। तो सवाल ये बनता है, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करेंगे? भाई आपकी गारमेंट्स नहीं खरीदेंगे, वो वियतनाम वाली और वो बांग्लादेश वाली और श्रीलंका वाले ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सस्ती है। आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, 5 मिलियन बेल्स, 6 मिलियन बेल्स, जहाँ 17 मिलियन बेल्स होती थी। ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि आप बेहतर कॉटन इंपोर्ट कर सकते हैं, आपकी एक्सपोर्ट। लेकिन अब ये आप देखें कि हमारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, हमारी कॉटन यार्न की मिल्स बंद हो रही हैं, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? ह्यूमन कैपिटल, लोगों को दुबई भेज दें। 10 लाख लोग जा रहे हैं हर साल, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, लेकिन वो हल नहीं है। एक तो पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, क्या उनको इधर होना चाहिए, कुछ मुल्क में की मईशत में, बिजनेस सेक्टर में काम करना चाहिए? तो ये इनको चाहिए कि ठीक है एक्सपोर्ट लेड हो, क्या एक्सपोर्ट लेड हो, किस तरह करेंगे, जो उनकी जो रुकावटें हैं उसको किस तरह दूर करें, ये पहले तय करें। वलीद, जो पहला सवाल था उसी में ये बात ऐड करते हुए जो अकबर साहब कर रहे हैं कि कुछ ज़ाहिर नज़र आता है कि कुछ ग्रुप्स ने काफ़ी प्रॉफिट भी किया है और वो बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, जिसमें आपका ग्रुप भी शामिल है, बट एट द सेम टाइम 50 साल का लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है हमारा। इसका मतलब है कि उस तरीके से मईशत में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी नहीं होगा तो जीडीपी की ग्रोथ नहीं होगी। फिर साथ में हमें वो टैक्सेशन का मसला, एनर्जी कॉस्ट का मसला, एक्सपोर्ट ना ग्रो होने का मसला, हालांकि हुकूमत एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करती है, तो निकले कैसे इस साइकिल से? देखिए, हम बहुत ज़्यादा वी आर डिस्कसिंग बहुत चीज़ें एक वक्त पे। मैं एक तो अमार का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन द फिस्कल साइड, एक मैं पॉइंट उस पर ऐड करना चाहूँगा। देखें, इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ा फ़र्क है ना ऑन द फिस्कल साइड, वो ये है कि उनका जो अगर टैक्स टू जीडीपी इज़ अबाउट 18%, उनका तकरीबन 7% सूबे कलेक्ट करते हैं। हमारे सूबों का तो हमारा किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में होना इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट जॉब। आपकी कोई रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस खर्चा करें, और इट्स अ जबरदस्त किस्म की जॉब है। प्राइम मिनिस्टर से बेहतर जॉब तो चीफ मिनिस्टर होना है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होने के बराबर है और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। तो इसको ये जो है हमारा जो टैक्स टू जीडीपी है ऑलमोस्ट 12% है, हमारे सूबे सिर्फ 1% कलेक्ट करते हैं। तो इसको करेक्ट करने की बहुत बड़ी जरूरत है इस मुल्क में। अब एक्सपोर्ट की जहां तक बात है, देखिए एक चीज मैं जरा आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस। पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट ग्रुप्स हैं, कोई भी पाकिस्तान छोड़ के और मुल्कों में फैक्ट्रियां नहीं लगाना प्लीज। ये बहुत बड़ा मिसनोमर है। 1, 2, 4 लोगों ने लगाई होंगी फैक्ट्रियां छोटी छोटी, मेजॉरिटी उनकी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान लोग छोड़ के ग्रुप्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और वो और मुल्कों में जाके कंपनियां लगा रहे हैं, पहली बात है पाकिस्तान से कैपिटल ले जाना और कंपनियां लगाना तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है। तो दिस इज जब एप्टमा कहती है कि हमारे 100 से ऊपर यूनिट्स बंद हो गए, जो चल रहे हैं वो भी बहुत कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं, वो सही कहते हैं। उसके 2 रीजन हैं। एक तो जो टैरिफ्स की वजह से
बहुत ज़्यादा, बिकॉज टैरिफ्स की एंटिसिपेशन थी, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स यूएस के अंदर इंक्रीज हुई थी इन एंटिसिपेशन ऑफ द टैरिफ्स। देयर इज टू मच सप्लाई इन द यूएस, तो उसको अब टेपर ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो अकबर साहब ने बात की, वो बिल्कुल सही बात है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन सो फार एज एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, वो बहुत रीजनली अनकम्पिटिटिव है। देखें, तीसरी बात, जहां तक टेक्सटाइल मिलों का ताल्लुक है, देखें टेक्सटाइल की चेन में बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं। ईएफएस का बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो ईएफएस के अंदर माल इंपोर्ट होता था एक्सपोर्ट के लिए और लोकल मार्केट में बिकता था, उसने बहुत हैम्पर किया, वो अब इन्होंने गवर्नमेंट ने करेक्ट किया। दूसरा, जो ये कॉटन की प्रोडक्शन है, जो ऑफ द बुक्स कॉटन की सेल हो रही है, और जो ऑफ द बुक सेल्स हो रही है, वो जो ऑन द बुक्स लोग हैं वो नहीं कम्पीट कर सकते उनके साथ। सो टेक्सटाइल की चेन में भी इश्यूज हैं, ऐसे नहीं है कि वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जहां तक आपका एक्सपोर्ट का इशू है, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स लैग कर रही हैं। हमने 60-70 साल एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम हाईटेक एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान में ओवरनाइट शुरू कर देंगे? जो आपके, अगेन मैं हमसाए मुल्क का एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे आईआईटीज जो है वो 50s में बनी थी। You know, they were looking at this in the 50s and the 60s. We were not looking at it at that time. So all of this we have made very major mistakes हमने किए हैं historically. उन mistakes को time लगेगा ठीक करने में। ये बहुत अच्छी बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि एक मिनिमम इकोनॉमिक प्लान पे एक कंसेंसस होना चाहिए, जो इन्होंने जो मईशत पे एक कहा था, दूसरी जमातों को दावत दी थी कि हम बैठ के एक मईशत पे प्लान बनाएं, उस पे होना चाहिए। दिस इज अ 10, 15, 20 ईयर जर्नी शाहजेब, ये 10, 15, 18 महीने का इशू नहीं है, ये 10-15 साल का इशू है, और इसको डिलीजेंटली मेटिक्युलसली हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हम इस होल से निकलना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं होगा कि 2 साल पेन ली और तीसरे साल इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अगर आज जो हम सुनते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ही लोग आते हैं और वो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, फील्ड मार्शल साहब को मिलते हैं और कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट काट दें, बहुत हाई है इंटरेस्ट रेट, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वी विल अगेन बी इन द होल। आज अगर हमने इंटरेस्ट रेट 3-4%, 5% काट दिया, यहाँ पे फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस शुरू हो जाएगा, जो मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ था, और पीटीआई के दौर में भी हुआ था। अब आप बताइएगा, आपको लगता है बार आप समझते हैं कि यहाँ से, क्योंकि जाहिर है बिजनेसेस तो मुतालबा करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को तेजी से कम करें, इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि करेंसी पर प्रेशर आ सकता है, बट बिजनेसमैन होते हुए ये वली सहगल तो कह रहे हैं कि नहीं कम करना चाहिए, वरना दोबारा उस साइकिल में चले जाएंगे, हमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखें, बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 50 बिप्स से ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद भी नहीं है, बिकॉज हमारा जो है, एज आई सेड, 100% हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और वो जो कंजम्पशन है वो इम्पोर्ट लेड है। इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे, देयर विल प्रेशर ऑन द रुपी, और विद इन 6 मंथ्स जो है योर रुपी विल डेप्रिशिएट, और इन्फ्लेशन की एक और साइकिल शुरू हो जाएगी, और फिर 3 साल हम फिर वही स्टेबलाइजेशन का जो है वो चक्कर चलाते रहेंगे। इट्स लिटरली ग्राउंड हॉक डे एट दिस पॉइंट, अगेन एंड अगेन वही हम साइकिल रिपीट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा क्यों है, फंडामेंटली समझते हैं। व्हाट इज इवन इज इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, ठीक है। अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड होगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। ज्यादा डिमांड अभी क्यों, किस चीज की? सबसे बड़ा बोरोवर इस मुल्क में कौन है? वो सरकार इटसेल्फ है। 70% ऑफ ऑल बैंकिंग एसेट्स आर विद द गवर्नमेंट, which basically means कि जब सरकार कंटिन्यूसली बोरो करता रहता है टू प्लग द फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। द मोमेंट गवर्नमेंट स्टॉप्स बोरोइंग और टेपर्स ऑफ इट्स बोरोइंग, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट किसी को सेट करने की जरूरत नहीं है, द मार्केट सेट्स द इंटरेस्ट रेट। पॉलिसी रेट तो ठीक है, सेंट्रल बैंक ने सेट कर दिया, बट इक्विलिब्रियम रेट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर द सेंट्रल बैंक इज सेटिंग। द मोमेंट गवर्नमेंट डिसाइड, हुकूमत ने बोला कि जी हमारा फिस्कल पोजीशन बेहतर हो गई है, वी विल नॉट बोरो, ऑटोमेटिकली रेट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, विच अगेन लीड्स अस बैक टू दैट दिस इज अ फिस्कल प्रॉब्लम। इंटरेस्ट रेट को भी सॉल्व करने के लिए यू नीड टू सॉल्व द फिस्कल फर्स्ट। मैं आपको शायद बात बताऊं कि एट अ फेडरल लेवल, अगर कल हम जाके, ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स हम कहते हैं कि हम पूरा फेडरल बंद कर देते हैं, वील जस्ट क्लोज एवरीथिंग डाउन, किसी भी तनख्वाह में कुछ नहीं मिलेगा, मैजिकली वी शट एवरीथिंग डाउन, देयर विल स्टिल बी अ फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज जो भी आप कलेक्ट करते हैं आपने सूदों को देना है, जो आपने पहले बोरोइंग की हुई उसका आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है, बेस लेवल फिक्स कॉस्ट आपने एक डिफेंस की मेंटेन करनी है। सो एट दिस पॉइंट द फिस्कल पोजीशन वो एक मैनेजेबल ही नहीं है,
एंड दिस इज डायरेक्टली लिंक टू इंटरेस्ट रेट। टिल द टाइम हम फिस्कल को फिक्स नहीं करते, हम इंटरेस्ट रेट को फिक्स नहीं कर सकते, और बहुत सारी जो इससे सारी लिंक चीज़ें उसको भी फिक्स नहीं कर सकते। अकबर जी साहब, आपके साथ साल साल से जब हमने शोज़ किए हैं, कितनी दफ़ा हुआ कि बात की कि क्या ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, और मुझे याद है मुतादी दफ़ा आपने कहा नहीं होगा। अब जबकि हम एक और IMF प्रोग्राम में हैं, कम से कम स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जून तक हमारे रिजर्व तकरीबन 17.8 अरब डॉलर होंगे, यानी 3 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर हमारे पास पैसे होंगे। मगर उसके बावजूद कंसर्न मौजूद है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम है या 2027 में हम दोबारा IMF के दरवाजे पर होंगे। आपको क्या लग रहा है? ये वलीद जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि भी ये 12-18 महीने की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 42 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, और अभी तक वो 42 साल ही हो गए, उससे ज़्यादा नहीं हुए कि बस हम निकलने वाले हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, आखिरी प्रोग्राम, हर हुकूमत हर जो बोरो करती है वो कहती है आखिरी। इमरान खान की हुकूमत ने कहा था हम जाएंगे ही नहीं, जब असद उमर वो फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में फिर खुदकुशी कर दूंगा मगर IMF के पास खुदकुशी कर दूंगा और मैं कर्जा नहीं लूँगा, ठीक है, फिर वो खुदकुशी ही होगी क्योंकि कर्जा लेना पड़ा, और अभी भी वही है। तो ये अब ये स्टेबलाइजेशन की सब जो बात करते हैं ना, अब स्टेबलाइजेशन स्टैग्नेशन हो गया है। मसला ये स्टेबलाइजेशन एक वक्त में ज़रूरी है, जब हमें नज़र आ रहा था कि 2-2.5 साल पहले उस वक्त बहुत ज़रूरी था। जो हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया, रुपए का रेट स्टडी हो गया, हमारे नंबर्स बहुत बेहतर हो गए, करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट बहुत बेहतर हो गया, कोई शक नहीं। कब तक, अभी कब तक आप इसको बरकरार रखेंगे कि स्टेबलाइज? जब तक आप IMF के साथ हैं, उसके साथ एक शर्त ही होती है, आपने ग्रोथ नहीं करनी। तो अगर आपने ग्रोथ नहीं करनी तो ये बाकी मसाइल हल कैसे होंगे? देखिए, ये बिजनेसमैन है, अमार जो है वो फाइनेंस और इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से देखें कि आप मईशत कर क्या रही है लोगों के लिए, ठीक है, ये आप पैंडा बॉन्ड्स कर दें, फला बॉन्ड्स कर दें, और ये वो बॉन्ड यूरो बॉन्ड्स कर दें, बहुत अच्छी चीज़ें आप करते रहें, फिर असल में क्या हो रहा है? तो आपके नंबर्स क्यों नीचे जा रहे हैं? क्या दिस इज़ सिंपली कि सब करप्ट हैं, या सिंपली के पैसे नहीं हैं? ठीक है, एक मसला ये दोनों जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारे प्रोविंसेस के पास बहुत पैसा है और बहुत ही अच्छी नौकरी है कि आप इतना पैसे लेके संभाल रहे हैं, क्योंकि आप फिर फेडरल को नहीं दे रहे, बल्कि वहाँ से आ रहे हैं पैसे आपके पास। आप टैक्सेस नहीं रेज कर रहे, एग्रीकल्चर टैक्स तक तो ले नहीं रहे, और वो कह रहे हैं जो भी वजूहत होती हैं। तो ये अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ना IMF हमें छोड़ेगा, ना हम IMF को छोड़ेंगे, और अगर ये चलता रहा तो आपके दूसरे जो मसाइल हैं, ठीक है, आपके नंबर्स बेहतर लग रहे हैं, वेरी गुड, अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें और हो रही हैं, स्टंटिंग हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द हाईएस्ट इन 21 ईयर्स, ये क्यों हो रहा है? फिर आपका जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो ये नहीं जाने वाला। 5-10 साल मुझे नहीं पता, 42 साल तो मुझे हो गए। वली सहगल साहब, आप क्योंकि पॉजिटिव हैं, अगर क्या इतने पॉजिटिव हैं कि हम एक और IMF प्रोग्राम में नहीं जा रहे होंगे? देखें IMF प्रोग्राम में हम, सवाल यह है कि हम IMF प्रोग्राम में क्यों बार बार जाते क्यों? वो इसलिए जाते हैं बिकॉज हर गवर्नमेंट में ये देख लें, 2 साल पहले आती है गवर्नमेंट, वो IMF प्रोग्राम में जाती है, बहुत डिसिप्लिन होता है, फिर पॉलिटिकल नॉइज बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो कहते हैं यार इसको बंद करो, इसको प्रोग्राम को इंटरेस्ट रेट स्लैश करो, ग्रोथ लेके आओ। देखिए, टेक द लास्ट गवर्नमेंट, आप इमरान खान की गवर्नमेंट देखें, मेरा ख्याल है हफीज शेख इकोनॉमी को एक बहुत सीरियसनेस से और एक बहुत अच्छे तरीके में मैनेज कर रहे थे, और क्या हुआ, इन्होंने जो सारी मेहनत की, पहला 1 साल असद उमर साहब ने एज यू सेड खुदकुशी और वो सारा वो किया, फिर हफीज शेख को बुलाया गया कि इसको सारी चीज को समेटो, उन्होंने समेटा, सारे मुश्किल फैसले किए, चीजों को बेहतर किया, एंड देन व्हाट डिड दे डू? उन्होंने जाके शौकत तरीन को ले आए और सारा अपने किए पे पानी फेर दिया। मेरा मतलब है ये किस किस्म की अहमकाना पॉलिसी थी इनकी कि आप पकड़ के सारा डिसिप्लिन तोड़ दो और 6% ग्रोथ दिखा दो और अपने आप को बैंकरप्ट कर दो इन द प्रोसेस। ये बार बार IMF प्रोग्राम में हम इसलिए जाते हैं बिकॉज हमारी पॉलिटिकल विल नहीं होती। हम, मुशर्रफ साहब ने भी यही किया, जाने से पहले सारा जो 6-8 साल की मेहनत थी उसको सारा खराब कर दिया। जब तक हम तसलसल नहीं लेके आएंगे और इस इकोनॉमी को एक डिसिप्लिन से एज अ साइंस नहीं मैनेज करेंगे, वी विल कीप गोइंग टू द IMF। हम मुश्किल टाइम गुजारेंगे, इलेक्शनों से पहले ग्रोथ लेके आएंगे, फिर पटाखा बोल जाएगा, फिर हम वापस जाएंगे IMF के पास, 3 साल स्टेबलाइजेशन करेंगे, फिर पटाखा बोल जाएगा। सो ये एक तसलसल की जरूरत है। मैं अब इसीलिए आपको कह रहा हूं, अगर हम ये फैसला कर लें कि यार हमने 15 साल लगा के इकोनॉमी को सीधा करना है, फिर हो सकता है IMF का आखिरी प्रोग्राम। अगर हम ये कहें कि नहीं यार, एक्चुअली हमने इकोनॉमी अब बड़ी मेहनत कर ली है, अब हमने ग्रोथ लेके आनी है, अब हमने बिकॉज आगे इलेक्शन भी लड़ना है, तो हमने डोल आउट्स भी देने हैं, यार ये बिजली की कीमत भी नहीं बढ़ानी, पेट्रोल भी सस्ता कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, इंटरेस्ट रेट भी स्लैश कर दो, we will be back to an IMF program soon after the next government comes. So we have to make a choice. You cannot have your cake and eat it too, Shazir. Simple. अमार, आपका लास्ट कमेंट इस पर?
नहीं, फुली अग्रीड विद वलीद। उसमें यही अगेन एंड अगेन यही चीज़ें करते रहते हैं। जैसे उन्होंने बात करी, वो जो पीटीआई गवर्नमेंट का लास्ट ईयर था $17 बिलियन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि $16 बिलियन हमारे रिजर्व्स हैं। 17 अरब का तो उस एक साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था, एंड दैट लीड टू मोर प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक यही है कि दीज थिंग्स, इकोनॉमिक्स नीड टू बी लुक्ड, यस देयर इज an element of politics, there is real politics involved, but long term sustainable growth needs to follow some kind of a model, some kind of a plan, which frankly does not exist right now, because वही है ना कि the provinces don't really care about any kind of private enterprise या industries. फेडरल केयर्स अबाउट इट। सो इसमें जो है हर किसी को एक पेज पे आना पड़ेगा, एक अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है कोई ना कोई एक ऐसा कोहेरेंट प्लान बनेगा जिसके साथ कुछ हो सकता है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूं आपको। मैं भी कराची में बैठा हूँ। कराची में पोर्ट कासिम पे 1320 मेगावाट का एक प्लांट है, हब पे 1320 मेगावाट का एक प्लांट है, 660 मेगावाट का एक और प्लांट है। इन सब की क्यूमुलेटिव डिस्पैच जो है तकरीबन 15-20% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो लाइन मौजूद नहीं है जिससे हम बिजली साउथ से नॉर्थ ले जा सकें। इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है जिस पे बिजली प्रोड्यूस होती है वो 15 रुपये पे होती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस कि आप बोलो कि यार ये जो साउथ के प्लांट्स हैं हम यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट पे बिजली देना शुरू करते हैं फॉर हुएवर वांट्स टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री। दिस इज़ व्हाट अ प्लान्स लुक लाइक। बट देन दिस बिकम्स अ प्रोविंशियल इशू वेयर यू वुड से कि जी एक प्रोविंस को है उसको ज़्यादा दिया जा रहा है, दूसरे को कम दिया जा रहा है, वो एक अलग ड्रामा शुरू हो जाता है। सो यू नीड टू सी क्या what is good for national interest. Anything good for national interest is good for everyone. Anything good for one province may not be good for another province. So I think ये वाली जो चीज़ है ना, you need to take interest at economic decision in pure national interest at this point, rather than trying to appease दूसरों को खुश करने के लिए कि ये province वाला खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, so on and so forth. एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की ज़रूरत। अकबर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि जी क्या एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी बेताशा चीज़ें हैं जो हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज बनता है। एग्री का हमारा इतना, एक तो यील्ड्स हमारी कम है, ठीक है, एक बहुत पोटेंशियल है उनको बढ़ाने का, उसमें प्रोसेस वैल्यू ऐड करने का, उसमें प्रोसेसेस ऐड करने का, बट हम लोग वो नहीं कर पाते। गुजरात फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट्स $4 to $5 बिलियन वर्थ ऑफ श्रिम्प टू द मिडल ईस्ट। 4 से 5 अरब डॉलर की श्रिम्प वो करता है। ये हम क्यों नहीं कर सकते? पानी वही है, कोस्ट लाइन वही है, बट अनडेवलप्ड। सो सिर्फ प्योर एग्री को ही अगर आप देखें, जो कि हमारा कोर एडवांटेज बनता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बट उसके लिए यू नीड अ नेशनल लेवल पॉलिसी, यू नीड नेशनल लेवल डायरेक्शन, रादर देन जिसे कहते हैं ना एडहॉक बेसिस पे इस इंडस्ट्री को चला दो, उसको चला दो, ये ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो। दैट्स बेसिकली इट। बहुत शुक्रिया।